ओम। वैशेषिक दर्शन में हम अष्टम अध्याय प्रथम आहनिक के 5 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। नहीं, 8 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। ऐसे ही है ना, 8 तक पढ़ लिया है ना? 5 हुए हैं गुरुजी। 5 ही हुए हैं। ठीक 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 है। 5 तक पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से पूर्व में अगर यदि कोई बात पूछनी है तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। छठा सूत्र है, परसामान्य अंत्य विशेषे च ज्ञानम तो स्वरूपतो भवतु तरन्तु। कि भाई बात चल रही थी सामान्य और विशेष का की, तो जो सबसे बड़ा सामान्य सत्ता है और जो अंत्य विशेष हैं उनका ज्ञान स्वरूप से हो जावे, परंतु लेकिन छठे सूत्र में कहते हैं सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु। तो द्रव्य गुण और कर्मों में सामान्य और विशेष से ज्ञान होता है। मतलब द्रव्य गुण और कर्मों का ज्ञान सामान्य और विशेष की के अनुसार जैसे तुलना करते हैं उसके अनुसार उसका ज्ञान हम करते हैं। सामान्य और विशेष ज्ञान कराने में कारण बनते हैं द्रव्य गुण और कर्मों के। किसी भी चीज को हम पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? जो पहले का ज्ञान होता है उससे तुलना करते हैं उस वस्तु की, और जब वो समान लगती है तो पहचान जाते हैं ये तो वो वस्तु है। द्रव्य की बात ऐसे ही गुण है। आरंभ से ही तो किसी को रंगों का परिज्ञान नहीं होता कि कौन सा रंग है, पहले सिखाया जाता है ये पीला रंग होता है, ये काला होता है, ये नीला होता है, ये हरा होता है, ये लाल होता है। पहचान जाता है बच्चा, अब ये अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। उसके बाद में जहां भी रंग दिखता है तो वो बता देता है ये रंग हरा है, ये पीला है, ये लाल है। तो समानता देखता है पूर्व संस्कारों से और फिर ज्ञान करता है। हर चीज में ऐसा ही होता है। कोई नई बात बता रहा है तो हम उसकी तुलना कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है कैसे करते हैं? जो पूर्व ज्ञान है उससे ही करते हैं। अनेक बार पूर्व ज्ञान गलत भी होता है, तो कोई सही बात कह रहा होता है तो भी हमें गलत लगती है। ऐसा होता है अनेक बार। तो सामान्य रूप से जो हम ज्ञान करते हैं वो तुलना करके करते हैं। उसमें कुछ समानताएं होती हैं, कुछ विशेषता होती है किसी भी चीज में। तो समानताएं पता चल जाती हैं तो वैसा ही है, और विशेषता पता चल जाती है तो ये पता चलता है इसमें ये विशेषता है, ये गुण है, अतिरिक्त गुण है। तो ऐसे ही द्रव्य गुण कर्म सभी में यही बात रहती है। तो यहाँ पर हम देखें, भाष्य है द्रव्ये गुणे कर्मणि च ज्ञानम सामान्य विशेषापेक्षम भवति।
द्रव्य गुण और कर्म में जो ज्ञान है वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा रखता है, होता है, अपेक्षा से होता है। द्रव्ये खलु सामान्यम द्रव्यत्वम, विशेषः पृथिव्यप तेजो वायु आकाशः। द्रव्य में जो है, सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है, सभी में है वो द्रव्यत्व, लेकिन पृथ्वी भी द्रव्य होते हुए पृथ्वी अलग द्रव्य है। जल भी द्रव्य है लेकिन अलग द्रव्य है। अग्नि भी द्रव्य है लेकिन अलग द्रव्य है। वायु भी द्रव्य है लेकिन अलग द्रव्य है। ऐसे ही आकाश भी द्रव्य है लेकिन अलग है। ये विशेष हो गया। सब में द्रव्यत्व तो सामान्य है, लेकिन अपनी अपनी विशेषता भी है। फिर कहते हैं गुणे सामान्यम गुणत्व, ऐसे गुणों में जो है गुणत्व जो है वो सामान्य है, सब में है। विशेषो रूप रस गंध स्पर्शादय, लेकिन रूप जो है गुण होते हुए भी अपने में विशेषता रखता है। रस गुण होते हुए भी अपने में अलग, उसका अलग इंद्रिय से जाना जाना, ये अलग विशेषता है। ऐसे ही गंध है, ऐसे ही स्पर्श है। फिर कर्म में कहा गया तो कर्मणि सामान्यम कर्मत्व, कर्म जितने भी हैं उनमें कर्मत्व, कर्मपन है, एक जैसा है सब में, सर्वत्र। विशेषा खलु उत्क्षेपण आदि, लेकिन कर्म भी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। कोई ऊपर की ओर जाने का कर्म हो रहा है, कोई नीचे की ओर जाने का कर्म हो रहा है, कोई घूमने का कर्म हो रहा है, अलग अलग। तो विशेषता है। कर्मत्व तो समान है सब में, लेकिन फिर भी विशेषता भी है। तो ये एक दृष्टिकोण हो गया। और दूसरे दृष्टिकोण से मैंने आपसे बात की अभी, जो मैंने बताया कि सामान्य रूप से अगर द्रव्य द्रव्य गुण कर्म किसी का भी ज्ञान हम कर रहे होते हैं, तो वहां पर सामान्य और विशेष के आधार पर ही उस वस्तु का विशेष ज्ञान होता है। एक वस्तु में कुछ समानताएं किसी और वस्तु से है, परंतु अन्यों से भिन्नताएं हैं। लेकिन जो भिन्नताएं हैं वो किसी और वस्तु में समान रूप से दिख रही हैं। तो ऐसे तुलना करते हैं, ये गुण तो इस वस्तु के समान है और ये गुण इस वस्तु के समान है, ऐसा। और उस वस्तु को जानते हैं, समझते हैं। ये हमारा तरीका है समझने का, जानने का। फिर आगे कार्य, यानी कार्य द्रव्य अन्यदपि ज्ञान कारणम उच्यते, कार्य द्रव्य में और भी ज्ञान का कारण कहा जाता है। तो जो कार्य द्रव्य हैं उनमें द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा से भी ज्ञान होता है। तो यहाँ जो द्रव्य कह रहे हैं, तो द्रव्य कार्य द्रव्य के लिए कहा जा रहा है। पहला वाला, बाद वाला द्रव्य कारण के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हम भाष्य देखते हैं। कार्य द्रव्य ज्ञानम द्रव्यापेक्षम गुणापेक्षम कर्मापेक्षम च भवति। कार्य द्रव्य में जो ज्ञान है वो द्रव्य की अपेक्षा
से और गुण की अपेक्षा से और कर्म की अपेक्षा से होता है। तद्यथा या शासनावती यद्वा घंटावती पीतवर्णा गच्छति सा गौः। उदाहरण दिया, जो गौ है, अब उसको कैसे जाना जा रहा है? गौ तो कार्य द्रव्य है, तो उसके विविध उसके अवयव हैं, है ना, वो कार्य कारण अवयव मान सकते हैं उनको। तो कहते हैं कि भाई गौ कौन सी है, तो वो जो सासना वाली है, गलकंबल वाली है, या फिर घंटावती जिसके गले में घंटी बंधी हुई है, या पीतवर्ण या जिसका रंग पीला है, वो है गाय। तो उस द्रव्य में, जो गौ रूपी द्रव्य है, उसमें जो अलग 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 अवयव हैं, उनमें अलग अलग विशेषताएं हैं, उनको बताकर कार्य द्रव्य को का ज्ञान किया जा रहा है। तो ये एक उदाहरण लिया है बहुत सामान्य, अन्यत्र भी हम इसका और भी चीजों में लगा सकते हैं। जैसे गाय, जो देशी गाय है उसकी पहचान क्या है? गलकंबल खूब अच्छा होता है, खूब लटका हुआ गलकंबल होता है। ककुद होता है, अर्थात सिर के पीछे कंधा ऊंचा उठा हुआ होता है। और प्रांते वालधि, अर्थात जो पूंछ है उसके अंतिम छोर पर घना बालों का गुच्छा होता है। लंबी पूंछ होती है पूरी नीचे तक, और पूंछ के अंतिम भाग पर बालों का गुच्छा होता है, जैसे झाड़ू। तो गाय जो है, कहीं पर भी मक्खी मच्छर लगता है तो उस पूंछ को वहां दे मारती है और मक्खी मच्छर को उड़ा देती है। ये तीन ऐसी पहचान है जो गाय रूपी, देशी गाय रूपी कार्य द्रव्य को बताती हैं। और ये, वो तो गऊ है, और आजकल जो चल रही है वो कऊ भी चल रही है, कऊ। अंग्रेजी में उसको काव बोलते हैं, पर हम उसको हिंदी में कऊ बोल सकते हैं। एक है गऊ, एक है कऊ। तो जो कऊ है, उसमें ये लक्षण नहीं मिलते, न के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं। गलकंबल भी न के बराबर होता है, लटकता ही नहीं है कुछ, बिल्कुल हल्का सा होगा। सिर के पीछे कंधा ऊंचा उठा नहीं होता है, सपाट होता है। और पूंछ में भी बाल नहीं दिखते और ना ही लंबी पूंछ होती है। तो वो है कऊ। और जिसमें ये तीन लक्षण है वो है गऊ। तो अब ध्यान रख लेना कि आप, अब देशी शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम किसका दूध पीते हैं? कऊ का दूध पीते हैं या गऊ का दूध पीते हैं? वास्तव में जिनको गाय कह दिया जाता है वो गाय है ही नहीं, वो कऊ है, कऊ। और दूध पीना चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक अमृत के तुल्य होता है, वो है गऊ। चलिए, बीच में बात आ गई तो रख दी। तो यहाँ पर द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा से द्रव्य का ज्ञान हो रहा है। ऐसे ऐसे गुण वहां पर बताए कि ये आकार है, आकार भी तो गुण होता है ना, रूप गुण के अंतर्गत ही होता है आकार।
फिर आगे बढ़ते हैं। परंतु लेकिन 8वां सूत्र है, गुण कर्माभावात गुणकर्मापेक्षम न विद्यते। ये 8वां सूत्र है। तो गुण कर्मों में गुण कर्मों का अभाव होने से, गुण कर्माभावात, गुण कर्मों का ज्ञान गुण कर्मों की अपेक्षा से नहीं होता, द्रव्य की अपेक्षा से होता है। तो भाष्य में और अच्छे से बात समझ में आएगी। गुणेषु गुणापेक्षम कर्मापेक्षम ज्ञानम न विद्यते, तत्र गुणे गुणाभावात कर्माभावाच्च। तो गुणों में गुण की अपेक्षा से और कर्म की अपेक्षा से ज्ञान नहीं होता। उस गुण में गुण का अभाव होने से और कर्म का भी अभाव होने से। और ये बात कही है गुणो ही अगुणवान, पहले अध्याय के पहले पाद के 16वें, पहले अध्याय के पहले आने के 16वें सूत्र में। तथा कर्म न गुणे न गुणाश्रयी, ऐसे ही कर्म जो है वह भी गुण में नहीं रह सकता। उसी को खोलते हैं न गुणाश्रयी, अर्थात कर्म जो है गुण के आश्रय से कभी नहीं रहता। क्योंकि पहले अध्याय पहले आने के 18वें सूत्र में कहा एक द्रव्यम, अर्थात एक द्रव्यम का मतलब द्रव्य आश्रयित कर्म है। कर्म जो है वो एक द्रव्य के आश्रित होने से। अथ च कर्मसु ज्ञानम न गुणापेक्षम, ऐसे ही कर्म में ज्ञान है जो होता है वह गुण की अपेक्षा से नहीं होता। तस्य अगुणत्वात्, क्योंकि वह कर्म गुण को तो धारण करता नहीं। ये भी अगुणम, जो प्रथम अध्याय प्रथम आने का 18वें सूत्र में अगुणम कहा है उससे जान लेना चाहिए। तथा न कर्मापेक्षम न कर्मणि कर्म भवति, और कर्म की अपेक्षा से भी कर्म का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कर्म में कर्म भी नहीं होता। तस्य द्रव्य आश्रयत्वात्, उसका द्रव्य के आश्रित होने से। एक द्रव्यत्वम, नहीं एक द्रव्यम, वही 18वां सूत्र। किंतु द्रव्यापेक्षम गुण कर्मसु ज्ञानम भवति, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से गुण और कर्मों में ज्ञान होता है। यथा योग्यम प्रात्यक्षिकम लैंगिकम व यथोक्तम च पूर्वम। तो कौन कौन सा ज्ञान होता है? जो प्रत्यक्ष तो होता है और अनुमानिक भी होता है, जैसा जैसा पहले कहा गया। अन्य भाष्य कह रही है सूत्रम एकांगित्वेन व्याख्यातम, अन्य सूत्रकारों भाष्यकारों के द्वारा ये सूत्र एकांगीपन से व्याख्यान किया गया है। तो अब ये सूत्र मैंने उदाहरण तो नहीं दिया स्वामी जी ने, आप में से कोई उदाहरण यदि विचार कर पा रहे हैं तो दे सकते हैं। गुण जैसे द्रव्य के आश्रित रहता है, तो गुण का ज्ञान द्रव्य से हो रहा होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि
द्रव्य होगा तभी रूप गुण उसमें पता चलेगा। कभी कभी गुण एकार्थ समवायी होते हैं। जैसे जहां रूप होगा तो वहां स्पर्श भी होता है, अधिकांश में ऐसा जाना जाता है। परंतु आजकल उसका अपवाद भी आ गया है, क्योंकि 3 या 4 तरफ कैमरे लगाकर और बीच में एक इमेज को फोकस कर दिया जाता है, आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। आपने आजकल देखा होगा। तो वहां वो व्यक्ति दिखता तो है, उस और साउंड चारों तरफ से लगा दी जाती है, तो वो व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। परंतु कोई उस व्यक्ति को जाके पकड़ने का प्रयास करे तो नहीं पकड़ सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि जो वो प्रकाश होगा वहां उसकी कुछ ना कुछ उष्णता अवश्य रह जाएगी। जिस भी स्थान पे वो प्रकाश जाके इकट्ठा टकरा रहा होगा, निश्चित रूप से जो अन्यत्र उष्णता है उसकी अपेक्षा वहां उष्णता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस रूप में स्पर्श वहां पर थोड़ा बहुत माना जा सकता है। तो यहां पर जो कह रहे हैं कि भाई जो गुण है वो तो द्रव्य के आश्रित ही रहता है, और वहां जैसे रूप गुण हम बीच में 4 तरफ प्रोजेक्टर लगा के जो बीच में रूप उपस्थित कर दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो कोई द्रव्य नहीं दिख रहा हमें, ये रूप गुण किस द्रव्य के आश्रित रह रहा है। परंतु वह जो प्रकाश है, वह प्रकाश भी बिना द्रव्य के नहीं रह सकता। तो प्रकाश भी द्रव्य के आश्रित ही है। वो अग्नि द्रव्य है, तो उस अग्नि द्रव्य के आश्रित वो प्रकाश है। और आजकल के वैज्ञानिक उसको फोटॉन्स कहते हैं। है वो अग्नि तत्व ही। तो वो अग्नि तत्व वहां पर है, और उसमें रूप है, मुख्य रूप से अग्नि तत्व का ही रूप होता है। और अन्य जो जल और पृथ्वी है उसमें भी रूप अग्नि तत्व के सहायता से ही उद्बुद्ध होता है। ऐसा हम वैशेषिक दर्शन में भी पढ़ चुके हैं। तो मुख्य जो है वह रूप किसका है? अग्नि का है। और वहां पर कुछ इस प्रकार की तरकीब बना दी गई कि वहां अग्नि तत्व को एक स्थान पर केंद्रित कर दिया गया, जिससे कि रूप दिखने लगा। है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई खाली रूप गुण ही दिख रहा है। तो रूप गुण नहीं, वहां पर द्रव्य भी है, वो है अग्नि द्रव्य। उसके आश्रित वह रूप रह रहा है। कुल मिला के हम जैसे कई बार ऐसा विवेचन करते हैं ना, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आजकल तो ऐसा हो रहा है। परंतु किसी भी स्थिति में वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों का खंडन नहीं हो सकता। तो अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, समय अधिक हो गया, तो इस पे हम चर्चा फिर कर लेंगे। और वैसे मैंने प्रयास किया समझाने का अपनी ओर से, और विचार कीजिए, आप लोग भी उदाहरण ढूंढिए। द्रव्य
के ही आश्रित रहेगा हमेशा गुण, और कर्म तो है ही। तो इस चीज को अपने लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण। ओम। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य।